76 सालों में उन्होंने जमहूरियत को परवान चढ़ाया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी मजबूत की, उन्होंने लोगों के सामने एक ऐसा इमेज बनाया कि अब पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ हर सूरत स्टेबिलिटी रहेगी। चाइना और इंडिया दुनिया की आबादी का निस्फ है जी। दोनों ने एक स्टेबल जमहूरियत कायम की और लोगों के सामने अपना एक इमेज कायम किया। जब इंडिया खरीदार के हक में दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, 1.25 अरब लोग हैं जो पेट्रोलियम खरीदते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। देखें, उन्होंने डैम बनाए, उन्होंने ज़राई रकबा आबाद किया, उन्होंने काश्तकारों को सहूलतें दी, उन्होंने रियासत के हर डिपार्ट से रुजू किया। और इस वक्त हमारे किसानों को जो फी एकड़ खाद की काश्त थी, गंदम की काश्त के वक्त, वो 21 से 22 हजार रुपये फी एकड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? उस्मान अशरफ। उस्मान साहब क्या करते हैं? मैं जी काश्तकारी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। व्यूअर्स, 1947 के अंदर पाकिस्तान आज़ाद होता है और इंडिया आज़ाद होता है, लेकिन दोनों मुल्क जो है अपनी तरक्की के सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं आज 76 साल के बाद पाकिस्तान किस पोजीशन पे और इंडिया किस पोजीशन पे। इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, इंडिया के अंदर पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया के अंदर यूएई ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, रशिया इंडिया में रिसेंटली एक बहुत बड़ा मेगा मॉल बनाने जा रहा है जिसके अंदर टोटल प्रोडक्ट्स जो है वो इंडियन की होंगी। इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। इंडिया के अंदर सुजुकी ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया कारें मैन्युफैक्चर कर रहा है, टेस्ला तक इंडिया में आ चुकी है, और जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स हैं, इंडिया ने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इंडिया के सीईओज काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इस तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है और पाकिस्तान तरक्की करता हुआ हमें नजर भी नहीं आ रहा। आइए आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम की इसके बारे में क्या राय है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। उस्मान साहब, आज का टॉपिक हमारा ये है कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। गाड़ियों के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रशिया इंडिया के इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, पूरी दुनिया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी मुल्क किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों से ही भीख मांग रहा है। तो आपको क्या वजह नजर आती है कि क्या वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान जो एक वक्त में आज़ाद होते हैं, इंडिया बहुत आगे निकल जाता है और पाकिस्तान दुनिया की भीख पे चल रहा है? इंडिया ने जैसे 1947 में हम और वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, तो बरसीर के इस पार्टीशन के बाद इंडिया ने लोगों को दिखाया कि वहाँ एक स्टेबल जमहूरियत। 76 सालों में उन्होंने जमहूरियत को परवान चढ़ाया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी मजबूत की, उन्होंने लोगों के सामने एक ऐसा इमेज बनाया कि अब पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ हर सूरत स्टेबिलिटी रहेगी। और दूसरा, इंडिया खरीदार के हक में दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, 1.25 अरब लोग हैं जो पेट्रोलियम खरीदते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं जी। तो जो बाहर की दुनिया है उन्हें वहाँ चार नजर आता है। दूसरा, आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ जो मजदूरी की कास्ट है वो भी किसी हद तक दूसरी दुनिया से कम है जी। चाइना और इंडिया दुनिया की आबादी का निस्फ है जी। दोनों ने एक स्टेबल जमहूरियत कायम की और लोगों के सामने अपना एक इमेज कायम किया। जबकि जहाँ तक बात हमारी है, तो अगर हमें 70 से 75 साल आज़ाद हुए हैं, तो इसमें से 45 साल तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन रही है, हुकूमत पर कब्जा कर लिया किसी ना किसी तरह। ऐसा कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे कि वो दुनिया को अट्रैक्ट करते कि दुनिया आती और यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती? उनके पास तो पावर भी थी, वो दुनिया को एक अच्छा पाकिस्तान का इमेज देते। फौज, चले सियासतदान नहीं कर सके तो फौजी ये काम कर लेते। एक बरतानवी तजिया निगार ने अपनी राय दी थी कि ये जो होते हैं ये तरबियत याफ्ता कातिल होते हैं। आप एक तरबियत याफ्ता कातिल से अपने लिए या दुनिया के सामने क्या तवक्को कर सकते हैं? उनका खौफ होता है। और दूसरा, वो स्टेबिलिटी नहीं होती, हर वक्त ये रुझान होता है कि किसी ना किसी तरह से जमहूरियत आ जाएगी। और जब हम पाकिस्तानी ही हुकूमत को पसंद नहीं करते या उसे लीगल समझते हैं, तो दुनिया उसे लीगल समझकर पैसे उठा के यहाँ कैसे आ सकती है? पहले यहाँ खाद के प्लांट थे, एक ज़राई मुल्क है, तो एक इन्वेस्टर हमारे यहाँ से फर्टिलाइज़र का प्लांट जो है वो उठा के बांग्लादेश ले गया था। और इस वक्त हमारे किसानों को जो फी एकड़ खाद की काश्त थी, गंदम की काश्त के वक्त, वो 21 से 22 हजार रुपये फी एकड़। तो लेकिन हमारे इंडिया में तो ये कॉस्ट जो है वो सैकड़ों में है, कुछ कुछ 100 का वहां पे खाद मिल जाती है।
देखें जी, उन्होंने डैम बनाए, उन्होंने ज़राई रकबा आबाद किया, उन्होंने काश्तकारों को सहूलतें दी, उन्होंने रियासत के हर डिपार्ट से रुजू किया और एक बेहतरीन, अब इंडिया दुनिया की 5वीं मजबूत तरीन इकॉनमी है। और हमारे यहाँ सिर्फ कोई बंदा ये कह देना कि हमें आज़ाद होना चाहिए तो वो रात के किसी वक्त भी जेल में होता है। ये है हमारी स्टेबिलिटी। अब साफ ज़ाहिर है मीडिया हर बंदे की जेब में है, तो हर बंदा सोचता है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, हालात स्टेबल नहीं है। तो अब हम कैसे दुनिया की इन्वेस्टमेंट को यहाँ अट्रैक्ट करें, क्योंकि कामयाबी तो जितने भी कामयाब मुल्क हैं वो वही हैं जिनके अंदर दुनिया आके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पे प्लांट्स लगते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगती हैं ये, और इसके अलावा जो जितने भी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ पे होती है, फिर वहाँ से उन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे कैसे क्या किया जाए? ये तो हमने देख लिया कि ये हालात यहाँ पे हो गए कि डिक्टेटरशिप आ गई, डेमोक्रेसी प्रिवेल ना कर सकी। अब ऐसे क्या हालात पैदा किए जाएं, क्या कोशिशें की जाएं कि दुनिया इन्वेस्टमेंट भी लेके और हम दुनिया में सुरखरू तरीके से अपने अपने इमेज को दोबारा बहाल कर सकें। हमारे यहाँ एक पिछली गवर्नमेंट में एक सियासतदान वजीर आला पंजाब रहा, तो उसने ऑरेंज ट्रेन की मद में लाहौर शहर में एक ट्रैफिक सर्विस जो है उसका इनेकाद किया था। अब हमने इसी साल उस मद में तकरीबन 6 अरब 32 करोड़ रुपए इस साल के एंड तक उस लोन की मद में देने हैं। हालांकि उसे बनाने में जो कुछ खर्च हुआ वो हमारा अपना जाती था। हमारे यहाँ ऑरेंज ट्रेन चलाई गई लाहौर में और उसकी मद में गैर मुल्की कर्जे की एक शरह जिसका अब 6 अरब 32 करोड़ रुपया हमने इन्हीं 6 महीने के अंदर सूद की मद में अदा करना है। आप जब तक दुनिया के सामने 10 से 15 साल एक स्टेबल जमहूरी गवर्नमेंट लोगों को नहीं दिखाएंगे तब तक कोई सूरत दूसरी नहीं बन सकती। और फिर अब आपको बैन अवी कर्जे की ज़रूरत थी तो उन्होंने आपको इस मद में इनकार कर दिया कि आप इलेक्शन करवाएं और एक जमहूरी हुकूमत बनाएं, फिर इस बारे में सोचा अच्छा, जाए। उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए और एक जमहूरी हुकूमत लाई जाए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इनसे कुछ बेहतरी आ सकती है, या एक जमहूरियत की तरफ हम एटलीस्ट पहला कदम उठा सकते हैं? जिस तरह से इलेक्शन होने जा रहा है जी, मेरे ख्याल से ना लोग इसके नतायज को कबूल करेंगे और ना ही सियासी जमातें। लेवलिंग प्लेइंग फील्ड के नाम से एक ऐसा ड्रामा रचाया जा रहा है जिसका कोई मकसद नहीं है और लोगों को तजवीज़ कुनिंदा गिरफ्तार हो गया, तायद कुनिंदा गिरफ्तार हो गया, जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो छुपे हुए हैं, कंपेन नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ किस्म के नैब के ऑडिट बना दिए गए। तो सूरत हाल ये है कि अगर नैब के पास कोई ऑडिट है तो नैब पिछले 3.5 4 साल से क्या कर रही है, उसने ऑडिट क्यों नहीं क्लियर किया, अखबारात में और लोगों के सामने मीडिया पर क्यों नहीं रखा कि फलां फलां बंदा इस मद में गवर्नमेंट के इतने पैसों का मकरूज है या उसने इतने पैसे गवर्नमेंट के गैर कानूनी तौर पर उसके पास हैं तो वो उन्हें वापस करे। जिस वक्त इलेक्शन होता है उस वक्त इस किस्म की चीजें निकल आती हैं बहुत सारी। इसका मकसद होता है अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करना। और अब पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं अवेयरनेस की वजह से कि शायद अब अपनी पसंद का नुमाइंदा ना आ सके, अगर लाया गया तो फिर उसे प्राइम मिनिस्टर तस्लीम नहीं किया जाएगा। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर तस्लीम नहीं करते, लोग उसे प्राइम मिनिस्टर मानकर हमारे साथ कैसे चले। एक चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंडिया के अंदर लोगों का मोदी के ऊपर ट्रस्ट है। मोदी बार बार ये साबित कर रहा है कि उसको जो वो लोग इलेक्ट करके लेके आते हैं वो उनके लिए बेहतरी लेके आती। मोदी इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, और एक चाय वाला कोई इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं, एक चाय वाला चीजों को मैनेज कर सकता है। तो हम लोग जो हैं वो स्पोर्ट्समैन भी ट्राई कर चुके हैं, लैंडलॉर्ड भी ट्राई कर चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब की शक्ल में एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी ट्राई कर चुके हैं। वहां पे चीजें इतनी अच्छी क्यों चलती हैं और हमारे यहाँ ये इतने बड़े फिगर्स जो हैं वो फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? जहां तक नरेंद्र मोदी का तल्लक है तो वो एक ऐसे सियासी पड़ाव से है जहां 88% वोट हिंदू कौम का है और वो हिंदू कौम का की वाहिद नुमाइंदा जमात है। उन्हें हिंदुस्तान से इलेक्शन लड़ना, गवर्नमेंट बनाना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरी बात यह है
کہ مودی گورنمنٹ نے ہندوستان کو سٹیبل کیا اور دنیا کی 5ویں مضبوط ترین اکانومی بنایا، جبکہ ہمارے ہاں پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایز پرائم منسٹر جو انٹرنیشنل ریلیشنز تھے، پاکستان کا باہر کاروبار تھا، پاکستان میں انویسٹمنٹ لانی تھی، عمران خان اکیلے نے اپنا کام پوری توجہ اور دیانتداری سے کیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ عمران خان جس ٹائپ آف گورنمنٹ سے آیا تھا وہ کابینہ گورنمنٹ تھی، اور عمران خان کی کابینہ میں عثمان بزدار اور شیخ رشید جیسے لوگ تھے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اور جس کا خمیازہ آج عمران خان بھگت رہا ہے۔ کابینہ اچھی نہیں تھی، کابینہ کے کام نہ کرنے کی وجہ سے عمران خان کو ناقابل اختلاف جتنا کام عمران خان نے کیا، اگر اسی طرح کابینہ کا ہر رکن اپنی ذمہ داری کو سمجھتا اور کام کرتا، بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے اب فراگوگی کا ایشو اٹھایا گیا تھا، تو اب ان کا جو سسر ہے وہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں بجائے اپنی ریاست کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ان باتوں سے تو یہی نظر آتا ہے کہ الیکشن اگلے بھی فیئر نہیں ہوں گے، اور اگلے الیکشن فیئر نہیں ہوئے گے تو دنیا کا پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں بنے گا، اور اعتماد نہیں بنتا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور اگر انویسٹمنٹ نہیں آتی تو پاکستان کی عوام کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ اور زیادہ ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح سے پاکستان کی عوام کا تو کسی طرح سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ایسی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا اصلاحات کی جائیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان گرو کرے، پاکستان ترقی کرے اور عام عوام تک اس کے ثمرات جائیں اور عوام خوشحال ہو؟ جیسے باہر کی دنیا ہے نا جی، چائنا بھی ہمارے ہی خطے کا ایک ملک ہے، ان کے پاس 4000 ڈیم ہے، بھارت کے پاس 400-450 ڈیم انہوں نے بنا لیے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ڈیم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہی لوگ باہر سے چند روپے لے کے کہتے ہیں جی ڈیم ہماری لاشوں پر بنے۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی کریٹیوٹی یہ ہے کہ وہ لاشوں پر بنیں گی، اور اتنی لاشیں اویلیبل نہیں۔ کتنی لاشیں ہم گرا چکے ہیں، پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بھی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور آخر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کے، نہ پہلے کا آج تک پتہ چلا، نہ لاسٹ بے نظیر کا آج تک پتہ چلا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ لاشوں کے اوپر کام اسی طرح سیاست کرنے سے پاکستان گرو کر جائے گا؟ کسی کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور کرے۔ دنیا اور اینگل سے سوچ رہی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ باہر کی جو دنیا ہے، میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کینیڈین پرائم منسٹر کو کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس سائیکل پر جا رہے تھے۔ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اکانومی کے لیے، فی کس آمدنی بڑھانے کے لیے ایک جنگ لڑتے ہیں، اور یہ جنگ آپ تب لڑ سکتے ہیں جب آپ کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 75 پلس ہو۔ تو آپ کا خوش قسمتی یہ ہے کہ 0.04 ہے، اور پاکستان میں اس شخص کو خواندہ قرار دیا جاتا ہے جو کسی بھی طرح سے اردو میں اپنا نام لکھ لے۔ تو ہم 75 سالوں میں نہ نظام تعلیم لا سکے، نہ لوگوں کو کوئی شعور دے سکے۔ یہ جو ایک دیکھا دکھائی کا شعور ہے، یہ بھی موبائل کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پرنٹ میڈیا نہ ہوتا، موبائل نہ ہوتا، تو میرے خیال سے لوگوں کو آج تک یہی نہ پتہ چلتا کہ ہمیں لوٹ کے کون کھا گیا۔ تعلیم اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ ابھی اتنا تو ہمیں سمجھ آ گیا 75-76 سال میں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کچھ نہیں کرنا، کچھ طاقتور لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ عوام ایسا کیا کرے کہ وہ اپنے حالات کو خود بہتر کر سکے؟ سب سے ضروری بات جو مذہبی صاحب سے بھی، آپ کو تعلیم حاصل کرنا، آپ نے وہ نہ حاصل کی، اور پھر اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ وہاں یہ جاننے جاتے ہیں کارل مارکس نے کیا کہا ہے، لارڈ میکالے نے کیا کہا ہے۔ آپ نے آج تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، یا اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے، ہم نے کس رستے پر چلنا ہے۔ ہم نے ایک ایسی چیز پہنی ہوئی ہے جس کی ایک طرف شلوار ہے اور دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ پینٹ کا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ ہم ہیں کون، دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آدھی جو ریاست کے جو لوگ کرتے درتے ہیں وہ انگریز کی تابع داری میں ہیں، اور جو باقی لوگ رہ گئے ہیں وہ بیچارے شام تک یہ سوچتے ہیں کہ کیسے گزر بسر ہو۔ دو قومی نظریہ تو ہم نے بنایا تھا ہندو اور مسلمان کا، لیکن کیا آپ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں بھی دو قومی نظریہ چل رہا ہے، ایک ایلیٹ کلاس کا اور ایک لوور کلاس کا؟ پاکستان کا جو دو قومی نظریہ ہے جی، وہ بڑا واضح ہے کہ جن لوگوں کو باہر سے مہر لگ جاتی ہے وہ ایک قوم ہے،
और लोगों का जो दूसरा गिरोह है, दूसरी कौम है, उनके मुतल्लिक अब ये कानून साजी की जा रही है कि वो सुबह से शाम तक जो कमाया करेंगे वो बिजली का बिल, टैक्सेस, अशियाए खुर्दोनोश इस मादे में टैक्सेस लगा कर लोगों से वो सारा कुछ वापस ले लीजिए। पिछले सिर्फ एक साल में बिजली का एक यूनिट 47 रुपये महंगा हो गया जी। इस एक साल में ऐसी क्या खास जरूरतें आन पड़ी थी। और फिर पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता जी, हमारा जो अपना सालाना बिजली की प्रोडक्शन है वो 46.4 मेगावाट यूनिट्स पर डे है और हमारे अखराजात हैं 26.5। हमारे पास अपनी ज़रूरत से ऑलरेडी ज़्यादा बिजली है, लेकिन हुकूमत के पास आपसे पैसे लेने के लिए और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बिजली और गैस का बिल है जो हर घर में जाता है, पेट्रोल है जो हर बंदे ने यूज़ करना है। फिर इन चंद चीज़ों पर इक्तफा करके तो आपके कपड़े उतारने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह हालात नजर आते हैं, मेरे ख्याल एक साल बाद हम इस इमाम में सभी दंगे होंगे। उस्मान साहब क्या सोचते हैं कि इन तमाम मुश्किलात जिनसे पाकिस्तान गुजर रहा है, इन सब मुश्किलात का क्या हल है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम ऐसा क्या करें कि हालात बेहतर हो जाए और पाकिस्तान तरक्की करे? हाँ जी, इसकी मिसाल हम ईसाइयों से ले लेते हैं। बरतानिया पर एक हमला हुआ था, जर्मनी ने किया था। तो उनके जो उस वक्त के लॉर्ड थे, उन्होंने पूछा था क्या हम अपने लोगों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं। उसने कहा जी बिल्कुल, अदालतें इंसाफ करें। उन्होंने कहा फिर हमें कोई चीज़ नहीं मिटा सकती। और हमारी जो इल्हामी किताब है उसमें भी यही एक दर्स है कि इंसाफ के बगैर रियासत खड़ी नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने पिछले 10 सालों में कुछ लोगों को ताहियात नाअहल किया था। अब फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन लोगों को अहल कर दिया। अब पहले नाअहल क्यों किया था और अब ना अहल किए हुए को अहल क्यों कर दिया? यह है जी कानून का नजरिया जरूरत जी। अरस्तू ने कहा था कि कानून मकड़ी का जाला है, कीड़े मकोड़े इसमें फंस जाते हैं और बड़े जानवर से फाड़ कर निकल जाते हैं। ये जब ये बड़े जानवर आए हैं इस दौड़ में, तो इन्होंने फिर वो कानून का जो जाला था मकड़ी का, उसे फाड़ दिया जी अपनी जरूरत के लिए, और उसमें इस तरह की तरमीम कर ली है। कानून इंसाफ अगर नाफिज नहीं होगा, पहली बात यह है कि आपका अगर आप माशरे में देखें, किसी बंदे की अगर 1 या 2 कनाल की प्रॉपर्टी है तो उसे इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। और इंसाफ हासिल करने के बाद उसे फिर अंदाजा होता है कि इतनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं थी जितना इंसाफ हासिल करना महंगा हो गया। बस इस तरह की सूरत हाल, इंसाफ नहीं होगा हर किसी के लिए। कोई एक इदारा जिसको हम सही करें और बेहतरी शुरू हो जाए। फिल्म स्टार रंगीला साहब की बेटी जो थी, उन्होंने CSS किया और उस बीबी को पूरे पाकिस्तान में जगह जगह तबादलों पर रखा गया है। वो बीबी ईमानदार है। आप ईमानदार हैं तो फिर आपको या तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर आप घर बैठेंगे। ईमानदार बंदा यहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ हर बंदा सुबह घर से कैंची लेके निकलता है कि अपनी माँ का कोई एक टुकड़ा काट के खा जाए। क्या कानून बेहतर होने से कुछ बेहतरी आ सकती है? लोगों को इंसाफ मिले, अदल हो तो बेहतरी आ सकती है। अगर आप इंसाफ कायम करेंगे तो हम में जितनी काली भेड़ें हैं वो जेल में चली जाएंगी, पीछे एक निज़ाम आ जाए। साफ सी बात है। तो व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।